राम राम भाई सारे ने। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन इसका क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है भाई। तो आज हम देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। According to classical mechanics, Hamiltonian is function of position and momentum। हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है भाई, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, लाइक कार हो गई, ट्रक हो गया, हम उस बॉडी का पोजीशन एंड मोमेंटम एक ही टाइम पर बता सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता भाई। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते हैं तो उसका मोमेंटम हम डिफाइन नहीं कर पाते। अगर उसका मोमेंटम डिफाइन कर देते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, तो उसकी पोजीशन हम नहीं बता सकते। ये हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे। तो यहीं पर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया गया भाई, कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम पोजीशन को बता देते हैं तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम उसके मोमेंटम को भी डिफाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रकार फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हैमिल्टोनियन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, हैमिल्टोनियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। हमारे पास देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p² / 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। देखो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? मोमेंटम का फंक्शन है। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है, एक्स आया हुआ है, पोजीशन का फंक्शन है। So we can describe motion of classical particle in position momentum space known as phase space। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे पास जो मोशन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल है उसको हम पोजीशन मोमेंटम स्पेस में डिफाइन कर पाते हैं। मतलब एक ही टाइम पर उसके पोजीशन एंड मोमेंटम को डिफाइन कर देते हैं। द पाथ फॉलोड बाई ए पार्टिकल इन फेज स्पेस इज नोन एज फेज ट्रेजेक्ट्री। और इसको क्या कहेंगे? जो मान लो कोई भी पार्टिकल है जिस पाथ को फॉलो करेगा उसको हम क्या कहेंगे? फेज ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। ठीक है, अब देखो, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स कंसेप्ट ऑफ फेज ट्रेजेक्ट्री इज नॉट वैलिड ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में फेज ट्रेजेक्ट्री वैलिड ही नहीं करती भाई, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहेगा कि अगर पोजीशन को बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन कर दिया तो उसका मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मोमेंटम को बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन कर दिया तो उसकी पोजीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो वी कैन डिस्क्राइब मोशन ऑफ पार्टिकल सेपरेटली इन पोजिशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस। तो हमारे पास जो मोशन ऑफ पार्टिकल है उसको हम सेपरेट डिफाइन करेंगे, या तो पोजीशन स्पेस में या मोमेंटम स्पेस में। पोजीशन मोमेंटम स्पेस में हम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। पोजीशन स्पेस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। जो पोजीशन स्पेस है वो किससे रिलेट करता है? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करता है। एंड मोमेंटम स्पेस किससे रिलेट करता है? काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करता है। देखो, However, momentum space related to kinetic energy, but total energy remains conserved। लेकिन जो हमारे पास टोटल एनर्जी वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। सो पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ आर कॉन्जुगेट। इसलिए पोजीशन एंड मोमेंटम क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा भाई? कि अगर पोजीशन हमारे पास, मान ले पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बिल्कुल कम होगी। अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो पोजीशन में बिल्कुल कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सॉलिड स्टेट में लैटिस वेक्टर और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को पढ़ते हो भाई। जो हमारे पास वहाँ पर लैटिस वेक्टर होता है उसको हम पोजीशन स्पेस में डिफाइन करते हैं, और जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है उसको हम मोमेंटम स्पेस में डिफाइन करते हैं। ये सॉलिड स्टेट का टॉपिक है तो उसको हम वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। इफ वी नो the motion of particle in position space, then we can describe it in momentum space using Fourier transformation। ये कह रहा है यदि हमारे पास जो मोशन ऑफ पार्टिकल उसको अगर हम पोजिशन स्पेस में जानते हैं तो उसको हम मोमेंटम स्पेस में डिफाइन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का काम पता चल गया भाई कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें पोजीशन स्पेस में पार्टिकल के मोशन का पता है तो इसका यूज करके हम मोमेंटम स्पेस में भी पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं।
तो अब देखो भाई, लेट ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन पोजिशन स्पेस। पोजिशन स्पेस में जो फंक्शन है हमारे पास, मान ले पार्टिकल का जो मोशन है वो किससे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स से डिफाइन किया गया है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स देन यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया भाई, हमारे पास जो पोजीशन स्पेस में एफ एक्स था, मोशन, हम यहाँ पे एफ एक्स को मोशन कह सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल था, उस पर हमने क्या किया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। तो जैसे ही हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है भाई, ठीक है। तो जैसे ही आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो किस पर, पोजीशन पर, एफ एक्स पर, तो आपको क्या मिल जाता है, मोमेंटम स्पेस मिल जाता है भाई। ये क्या मिल गया आप लोगों को, मोमेंटम स्पेस मिल गया एफ की, ठीक है। एफ एक्स क्या था, पोजीशन स्पेस था, एफ की क्या है, मोमेंटम स्पेस हो गया, ठीक है। पोजीशन स्पेस पे जैसे ही आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ के बराबर क्या हो गया, 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। ये किसके लिए, वन डायमेंशन के लिए भाई, ठीक है। अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा 1/2π की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ आर वेक्टर ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर डी वी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या होती है, एक डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल स्पेस को, होल स्पेस मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास थ्री डायमेंशन में ये हो जाता है, वन डायमेंशन में ये रहेगा। रिमेंबर यहाँ पे 1/√2π है, यहाँ पर 1/2π की पावर 3/2 है, ठीक है। तो अब देखो भाई, यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास देखो हमने पढ़ा था भाई मैथमेटिकल फिजिक्स में कि हमारा जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो किन को सोल्व करता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता है। ये आप हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स की जो सीरीज चली हुई है, ठीक है, नेट जेआरएफ सीरीज, उसमें जाके देख सकते हो कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसको सोल्व करता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता है। इसी प्रकार जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसको सोल्व करता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता है। अब रिमेंबर कैसे रखें कि कौन सा हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता है, कौन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, फोरियर में एफ आता है, लाइक ये एफ जो पी की तरह ही होता है, ठीक है, पार्शियल में भी पी आता है, ये ऐसे याद रख सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास फोरियर के केस में आप ऑर्डिनरी लिख आते हो और लैप्लास के केस में पार्शियल लिख लेते हो, ठीक है। तो ये रिमेंबर रखने का तरीका है, एफ लाइक पी की तरह होता है, तो फोरियर पार्शियल, ठीक है। आप देखो भाई क्वेश्चन, अब इसमें हमारे पास ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है भाई, इनका हम फिजिकल मीनिंग भी देखेंगे कि कैसे हमने पोजीशन स्पेस में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और मोमेंटम स्पेस को डिफाइन किया। देखो हमारे पास गिवन है भाई कि एफ एक्स बराबर है ए इफ हमारे पास मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए के है, 0 इफ मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अगर हमारे पास देखो भाई मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब होता है कि माइनस ए से बड़ा है एक्स और लेस देन है ए से, ठीक है, प्लस ए से। और हमारे पास जो मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, इसका मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन ए है और एक्स लेस देन क्या है, माइनस ए है, ठीक है। हमारे पास अगर मैं डिफाइन करूँ तो डिफाइन ऐसे होगा, देखो ये हमारे पास हो गया माइनस ए और ये क्या हो गया, प्लस ए, ठीक है। अब जो ये बीच का स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस ए से बड़ा है एक्स और लेस देन है ए से, ठीक है। ये जो इधर का है इसको हम क्या बोलते हैं कि x लेस देन है माइनस ए से, और जो इधर का है इसको हम क्या बोलते हैं कि जो x ग्रेटर देन है ए से। देखो a तो ये हो गया, अब इधर का जो भी स्पेस है वो a से बड़ा ही होगा। इस तरफ आ जाओ, ये हमारे पास बीच में क्या 0 मान लेते हैं हम। इस तरफ देखो माइनस ए तो हो ही गया, ठीक है। अब नेगेटिव में हम जहाँ तक चलेंगे वैल्यू क्या होती चलेंगी, छोटी होती चलेंगी। मतलब ए की वैल्यू अगर -2 है तो इससे इधर क्या आएगा, -3 आएगा। -3 है जो -2 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो एक्स लेस देन क्या होगा, ऑलवेज माइनस ए। इस तरफ जितनी भी वैल्यू होंगी सारी माइनस ए से छोटी होंगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये सारे रियल नंबर इसमें आ जाते हैं भाई, ठीक है। ये रिमेंबर रखना कि अगर हमारे पास ये टर्म हो तो ये रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास ये रीजन है बीच का, ठीक है, और ये टर्म हो तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो देन फाइंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। अभी देखो अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं।
हमारे पास देखो वी नो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ के बराबर होता है 1 में अंडर द रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो एफ के बराबर हो जाएगा 1 में अंडर द रूट 2 पाई, हम इसको लिमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए से प्लस ए तक एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स प्लस ए से इनफाइनाइट तक एफ एक्स सी की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, जीरो है, सिर्फ हमारे पास माइनस ए से प्लस ए में हमें वैल्यू मिल रही है जो कि एफ एक्स बराबर किसकी है, ए की है। ठीक है, ये देखो एफ एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, सिर्फ इस पार्ट में, और इन दोनों पार्ट में हमारे पास क्या है, एफ एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, इस पार्ट में जीरो है, यहाँ पर एफ एक्स क्या है, ए है, और यहाँ पर भी एफ एक्स क्या है, जीरो है। तो हमारे पास हमें ये पार्ट मिल जाता है भाई ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास देखो आगे, ये देखो भाई इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी है। ये क्या हो जाएगा, 1 में रूट पाई हो जाएगा, 1 में अंडर द रूट 2 पाई, हमारे पास ए क्या कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया, ई की पावर आयोटा के एक्स है, ई की पावर आयोटा के एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा के एक्स हो जाएगा, और आयोटा के एक्स का जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा के आ जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या भाई माइनस ए से प्लस ए तक हो गया, तो हमने क्या किया भाई, लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर ए अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई और आयोटा के भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। हमने एक्स की जगह पे वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा के ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के ए हो गया। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई के ई की पावर आयोटा के ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के ए डिवाइड बाई 2 आयोटा आ गया। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू होती है भाई, ये वैल्यू होती है हमारे पास साइन ऑफ के ए की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इलर थ्योरम बोलते हैं इसको, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 आयोटा अगर हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, साइन थीटा लिखते हैं। तो हमारे पास देखो भाई क्या हो जाएगा, 2a अपॉन में अंडर द रूट 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा साइन के ए अपॉन में के ए, हमने ए से डिवाइड किया और ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्या बन गया, एफ के बराबर हो गया स्मॉल ए कैपिटल ए अपॉन में अंडर द रूट 2 अपॉन में पाई साइन के ए अपॉन में के ए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया भाई, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, ये तो था भाई इसका मैथमेटिकल फॉर्म। हमने क्या किया, हमारे पास एफ एक्स गिवन था, हमने फॉर्मूला यूज करके एफ के निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिजिकल मीनिंग, इसको मतलब फिजिकल मीनिंग हमारे पास ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, हम इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग देखो भाई, हमारे पास एफ एक्स ए के बराबर दे रखा था भाई, एफ एक्स क्या दे रखा था, ए के बराबर दे रखा था, और किस लिमिट में, माइनस ए से कैपिटल ए के बीच में। ठीक है, और आगे क्या था, जीरो था, इस साइड भी जीरो है, इस साइड भी जीरो था, और इस साइड भी जीरो था भाई। ठीक है, तो हमने ये एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है हमारे पास जो पार्टिकल है, ठीक है, पोजीशन स्पेस में जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में कहीं पर भी मिल सकता है। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि हमारे पास पोजीशन स्पेस में जो पार्टिकल है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में कहीं भी मिल सकता है। हमें नहीं पता भाई कि वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, उसके जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो ये दे रखी है भाई। ठीक है, क्या दे रखी है, ये वाली ऐसी। ठीक है, फंक्शन के रूप में दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास पोजीशन स्पेस है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, इतनी है भाई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस ए से प्लस ए तक है, इसको मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा था, हमने लिख दिया कि मैटर पार्टिकल मूव इन रीजन माइनस ए टू प्लस ए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी हो गई, डेल्टा एक्स हो गई। ठीक है, ये तो किस में था, पोजीशन स्पेस में था। ठीक है, अब लेके चलते इसको मोमेंटम स्पेस में। पोजीशन स्पेस में तो हमारे पास क्या होता है भाई, पार्टिकल फॉर्म में पाया जाता है, किसमें, पार्टिकल फॉर्म में। लेकिन मोमेंटम स्पेस में क्या होता है, वेव की फॉर्म में पाया जाता है। किस वेव की फॉर्म में, हमारे पास देखो भाई हमने पढ़ा था कि हर पार्टिकल के साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हमने, पार्टिकल वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सारी पढ़ी थी भाई। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो मोमेंटम स्पेस होता है उसमें क्या था, वेव की फॉर्म होती है। अब पोजीशन स्पेस में जो पार्टिकल है उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होती है, जो किस
स्पेस में दिखाई देंगी, मोमेंटम स्पेस में दिखाई देंगी। ठीक है, देखो ये ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, हमें ये मिला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो हमें यही फॉर्म मिलेगी। कैसे, ये देखो हमारे पास लिमिट k टेंस टू 0 साइन के ए अपॉन में के ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर साइन थीटा अपॉन में थीटा की फॉर्म है और लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो ऑलवेज किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कैसे, देखो अगर हम k की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसका ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन होता है, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन होता है। तो साइन के ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कोस के ए, और के ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसी प्रकार हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो के ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो हमारे पास खाली ए बचेगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो खाली कोस के ए बच गया। के की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ऑलवेज ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 ऑलवेज क्या होता है, 1 के बराबर होता है। और एफ के बराबर हमारे पास, अब देखो यहाँ पे अगर आप के बराबर है 0 पुट करते हो तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू, और बचा क्या, स्मॉल ए कैपिटल ए अपॉन में √2 अपॉन में पाई। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू बच गई। देखो के बराबर है 0 के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू ऐसे बच गई। यह क्या समझ में। अब देखो भाई, जो साइन के ए है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 तक लाई कर रहा है। आप साइन की कोई भी वैल्यू उठा लो, साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90, 180, 360, कोई भी वैल्यू उठा लो, वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी भाई, इनसे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, तो अपना जो नोमिनेटर है वो तो -1 से +1 के बीच में ही लाई करता रहेगा विद इंक्रीज ऑफ के ए। ठीक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, अब जैसे जैसे के ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी भाई, ठीक है, जैसे जैसे के ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारा जो ये पार्ट है ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये तो फिक्स है, -1 से +1 के बीच में ही लाई करता मिलेगा, लेकिन ये क्या बढ़ता जाएगा। अब हमें भी पता भाई कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो वो वैल्यू क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। ठीक है, तो देखो विद इंक्रीज के ए दिस पार्ट डिक्रीज बिकॉज डिनोमिनेटर इंक्रीज। ठीक है, हैंस द एम्पलीट्यूड डिक्रीज ग्रेजुअली, इसलिए जो हमारे पास देखो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे के है वो बढ़ता जाएगा, हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी। देखो ये कम होती जा रही है भाई। ठीक है, इसी प्रकार इस तरफ भी कम होती जा रही है। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास इससे हमें ये कैसे मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास ये वैसे तो साइन का होता है, साइन में क्या होता है हमारे पास फेज कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, साइन के ए अपॉन में के ए है। अब जैसे जैसे के ए बढ़ता जाएगा तो क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। और ये किसकी फॉर्म बन रही है, वेव पैकेट की फॉर्म बन रही है। किसकी बन रही है, वेव पैकेट की फॉर्म बन रही है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम स्पेस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा के। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा के से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पता चला कि पार्टिकल है उसके साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फिजिकल फॉर्म है भाई, कि हमारे पास पोजीशन स्पेस ऐसे डिफाइन किया जाता है और मोमेंटम स्पेस को वेव की फॉर्म में ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, From above diagram, we can say that there is a wave packet associate every matter particle. That is de Broglie principle. ठीक है, कि वेव एसोसिएट होती है every matter particle के साथ। That is every matter particle associate group of waves विच इज सीन इन मोमेंटम स्पेस, जिसको किस में सीन किया जाता है, मोमेंटम स्पेस में। दैट्स वाई वेवलेंथ डिपेंड ऑन मोमेंटम। इसलिए हम लिखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर HP, वो यहीं से आता है भाई, कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, मोमेंटम पे डिपेंड करती है। लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, H/P, या P बराबर क्या होता है, H/K होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन स्पेस में दे रखा है fx बराबर डेल x माइनस ए, देन फाइंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका भाई पहले मैं आप लोगों को फिजिकल मीनिंग बता देता हूँ।
अब हमारे पास ये क्या है, डिराक डेल्टा दे रखा भाई, ठीक है। और आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ जिसको नोट करके लिख लो कि डिराक डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही वैल्यू देता है भाई। एक्स बराबर किस पे देगा, ए पे वैल्यू देगा, ठीक है। डेल एक्स माइनस ए है, इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर ए पर जो हमारे पास वैल्यू देगा, डेट मीन्स कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन फिक्स है कि वो एक्स बराबर ए पर ही मिलेगी, ठीक है। एक्स बराबर है ए पर ही बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी, ना इसे जस्ट इधर मिलेगी ना इसे जस्ट इधर मिलेगी, बिल्कुल ही एक्स बराबर ए पर मिलेगी। अब यहाँ पर भाई जो हमारे पास पोजीशन स्पेस में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो एक किस्म से जीरो है, बिल्कुल। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो क्यों है, क्योंकि हमें पोजीशन का बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, ठीक है। तो हमारे पास सीधी सी बात है, मोमेंटम स्पेस में हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो है। इसका मतलब मोमेंटम स्पेस में अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ये तो मैंने इसका सीधा फिजिकल मीनिंग बता दिया। अब मैथमेटिकल फॉर्म से और देखते हैं। ये मैंने लिख भी रखा है कि डिराक डेल्टा सिर्फ एक पॉइंट पर वैल्यू देता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो गई, जीरो हो गई। एफ के बराबर क्या होता है, 1/√2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स होता है। तो 1/√2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एक्स माइनस ए ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे ओपन होता है भाई हमारे पास। हम अगर कोई भी फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी पढ़ा, मैथमेटिकल फॉर्म में भी पढ़ा है कि हमारे पास कि जो डिराक डेल्टा होता है वो हमारे पास ऑलवेज एक्स की जगह पे पुट होता है, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स माइनस ए एफ एक्स डी एक्स है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, ए पुट हो जाएगा। तो हमने यही तो लिख रखा है कि यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, ए की पावर आयोटा के एक्स है, तो जहां पर एक्स उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे हमने, ई की पावर आयोटा के ए, ठीक है। तो ये सारा डेरिवेशन सोल्व हो गया, ठीक है। इसको हम इसी प्रकार सोल्व करते हैं कि हमारे पास कोई भी डिराक डेल्टा का होता है, अगर मान लिया यहाँ पे एक्स माइनस 2a होता तो एक्स की जगह पे 2a पुट हो जाता, एक्स माइनस 3a होता तो एक्स की जगह पे 3a पुट हो जाता। लेकिन रिमेंबर हमारे पास जो एक्स माइनस कुछ भी हो भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, अगर 2a हो 3 हो, रिमेंबर जो ये है ना भाई, जैसे यहाँ पर ए है वो किसके बीच होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब लिमिट्स के बीच लाई करना चाहिए भाई, ठीक है। ये अगर मान ले लिमिट हमारी क्या होती, -a/2 से +a/2 होता, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये a है वो a/2 से ज़्यादा हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि a है वो लिमिट्स में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने डिराक डेल्टा का पूरा टॉपिक करवाया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। इसकी पूरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, 10 से 15 प्रॉपर्टीज अभी डिराक डेल्टा की। उनमें से एक प्रॉपर्टीज ये भी है कि हमारे पास जो हम लिखते हैं एक्स माइनस ए, तो ए जो लिखते हैं वो लिमिट्स में लाई करना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही हम एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा के ए हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो एफ के क्या हो गया, 1/√2 ई की पावर आयोटा के ए, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट आ गया। और ये क्या है हमारे पास, ये प्लेन वेव है, क्या है भाई, ये प्लेन वेव है, ठीक है। और प्लेन वेव का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, मतलब हमारे पास उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मोमेंटम स्पेस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में हमारे पास पार्टिकल कहीं पर भी मिल सकता है इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर ये तो मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट शो करने के लिए कर रखा है भाई, बट हमारे पास जो पार्टिकल की पोजीशन वो बिल्कुल ए पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। क्या मिलेगी, बिल्कुल ए पॉइंट पे, ऐसे हम डिराक डेल्टा को नोट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0 हो गया पोजीशन स्पेस में, बट मोमेंटम स्पेस में देखो हमारे पास क्या, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। जो वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज ए प्लेन वेव, ये कह रहा कि हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज प्लेन वेव मिलता है, ठीक है। ये रिमेंबर है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे पास कोई डिराक डेल्टा दे दे और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले, ठीक है, और ऑप्शन में प्लेन वेव लिख दे, एक्सपोनेंशियल लिख दे, साइन वेव लिख दे, कुछ भी लिख देते तो ऑलवेज क्या आएगा, प्लेन वेव आएगा, ठीक है। फोर डिराक डेल्टा, डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास जो पोजीशन वो बिल्कुल फाइनाइट होगी, एग्जैक्ट होगी, ठीक है।
बट फॉर प्लेन वेव के लिए जो डेल्टा के है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब मोमेंटम स्पेस है उसमें हमारे पास क्या हो गया, हम पार्टिकल को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। मतलब हम पार्टिकल की एग्जैक्ट मोमेंटम को डिफाइन ही नहीं कर सकते। सो इट कैन वेरीफाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसलिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी डिफाइन करता है। कैसे, देखो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, एच बार बाई टू होता है। तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले लिया कि किसके इक्वल है, एच बार बाई टू के इक्वल है, ठीक है। अब देखो तो डेल्टा एक्स एच बार डेल्टा के हो गया, पी की वैल्यू क्या होती है, एच बार के होती है, क्या होती है, एच बार के इक्वल होती है। तो एच बार हमारे पास ये कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, तो डेल्टा के बच गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, एच बार बाई टू हो गया, एच बार से एच बार कैंसिल, तो डेल्टा के क्या आ गया, 1/2 डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल्टा के ऑटोमेटिक क्या हो गया, इनफाइनाइट के बराबर हो गया। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है भाई ये, और देखो इफ एफ एक्स बराबर है ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है, देन फाइंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमारे पास पहले ही बात तो भाई कि आपको ये फंक्शन याद होना चाहिए, इस फंक्शन को हम कहते हैं गॉसियन फंक्शन, ठीक है। गॉसियन फंक्शन की क्या हमारे पास क्या पहचान होती है कि वो ऑलवेज क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑलवेज किसकी फॉर्म में मिलता है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये गॉसियन हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी पहचान होती है। तो ये कह रहा है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालो। तो वी नो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ के बराबर होता है 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स होता है। तो एफ के बराबर क्या हो गया, 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट की, ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा के एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, ठीक है। देखो भाई ये फॉर्मूले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको याद होने चाहिए और थ्योरी एग्जाम के लिए भी, ठीक है। थ्योरी एग्जाम में भी आपको ये फॉर्मूला गिवन नहीं होगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, और कम्पिटिटिव के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। नेट जेआरएफ आईआईटी एम ऐसे ही नहीं निकलेंगे भाई कि आप थ्योरी पढ़ के चले जाओगे और आपके एग्जाम निकल जाएंगे। उनके लिए आपको फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए भाई, रिजल्ट है डेरिवेशन के वो डायरेक्ट याद होने चाहिए कि इस डेरिवेशन का ये रिजल्ट है, ठीक है। और उस रिजल्ट का यूज भी करना आना चाहिए कि उस रिजल्ट को हम न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फा वाई स्क्वायर ई की पावर बीटा वाई डी वाई, ये किसके बराबर होता है, √पाई बाई अल्फा, अल्फा ये वाला, ठीक है, √पाई बाई अल्फा ई की पावर बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ए अपॉन में √2 पाई, ए कॉन्स्टेंट था तो बाहर आ गया, इसको देखो ओपन करेंगे तो √पाई बाई अल्फा ई की पावर क्या होता है, बीटा स्क्वायर, बीटा क्या किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। तो बीटा स्क्वायर बाई 4 अल्फा लिखते हैं, बीटा की जगह पे आयोटा के का स्क्वायर अपॉन में 4 अल्फा आ गया, ठीक है। इसको जब सोल्व आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ के बराबर मिलेगा ए अपॉन में √2 अल्फा ई की पावर माइनस के स्क्वायर बाई 4 अल्फा, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि गॉसियन फंक्शन की क्या पहचान होती है, अगर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होगा तो क्या होगा, गॉसियन फंक्शन। तो मोमेंटम स्पेस में क्या हो जाएगा, अगर ई की पावर माइनस के स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है, मोमेंटम स्पेस में क्या हो गया, ई की पावर माइनस के स्क्वायर की फॉर्म आ जाती है तो वो भी क्या कहलाती है, गॉसियन फंक्शन ही कहलाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई कि अगर हमारा पोजिशन स्पेस में गॉसियन फंक्शन है तो मोमेंटम स्पेस में भी हमें गॉसियन फंक्शन की फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। देखो हमारे पास ये गॉसियन फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ठीक है। ई की पावर क्या माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियली डिके है। अब देखो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास देखो एफ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई। जैसे जैसे एक्स बढ़ता है, अब एक्स या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, ठीक है, दोनों केस में क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे +1 +2 +3 को लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास ये ऐसे आएगा एक्सपोनेंशियली डिके। अगर आप लेके चल रहे हो -1 -2 -3, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरफ ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो माइनस माइनस है वो भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो हमारे पास ई की पावर माइनस के स्क्वायर है,
ठीक है। या तो आप प्लस के +1 +2 +3 या आप माइनस के इस साइड भी ले सकते हो, -1 -2 -3, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियली डिके ये बेल शेप ही मिलेगी। ठीक है। तो हमारे पास इसको हम गॉसियन फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई ये आपको डायग्राम भी याद होने चाहिए, ठीक है, कि गॉसियन फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम देखते हैं भाई कि हमारे पास है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन इज इटसेल्फ ए गॉसियन। मतलब अगर हम गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, गॉसियन फंक्शन ही मिलता है। ठीक है। और गॉसियन फंक्शन की सबसे मेन बात तो क्या है भाई, वो देखो, सो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज मिनिमम फॉर गॉसियन फंक्शन। ठीक है। ये जो मैंने लाइन लिख रखी है कि जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मिनिमम होता है गॉसियन फंक्शन के लिए, ये आप भाई हमारे पास आपको जैसे जब हम ये पढ़ेंगे ना श्रोडिंजर इक्वेशन, ठीक है, वहाँ पर आपको ये मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा कि हमारे पास जो श्रोडिंजर प्रोडक्ट है गॉसियन फंक्शन के लिए मिनिमम क्यों होता है। ठीक है, कि कैसे आता है, ये आप लोग रिमेंबर रखो। ठीक है। ये हम एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे से करेंगे कि हमारे पास जो मिनिमम प्रोडक्ट है गॉसियन फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम कैसे होता है। वैसे तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स डेल्टा पी है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर मिनिमम देखो तो क्या आएगा, h/2 आएगा। देखो इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, हमने पढ़ा था कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा के टेंस टू इनफाइनाइट है। ठीक है। दैट इज कहने का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स यदि स्मॉल वैल्यू है तो डेल्टा के क्या मिलेगा, लार्ज वैल्यू मिलेगा। डेल्टा एक्स यदि इंक्रीज होता जा रहा है तो डेल्टा ए क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। वन टाइम व्हेन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा के बोथ आर इक्वल दिस इज पॉसिबल फॉर गॉसियन फंक्शन। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल्टा एक्स है वो इंक्रीज होता जाएगा और डेल्टा के क्या वो डिक्रीज होता जाएगा और दोनों क्या होंगे, इक्वल मिलेंगे। ठीक है। कि जो हमारे पास जितनी अनसर्टेनिटी किस में है, पोजीशन में स्पेस में है, उतनी ही अनसर्टेनिटी कितनी किस में मिलेगी, मोमेंटम स्पेस में मिलेगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, गॉसियन फंक्शन के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है। सो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज मिनिमम फॉर गॉसियन फंक्शन। ठीक है। ये हमारे पास मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लूंगा, बट इस श्रोडिंजर इक्वेशन के टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे क्योंकि उसमें हम श्रोडिंजर इक्वेशन का भी यूज करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट वो मिनिमम होता है सिर्फ और सिर्फ गॉसियन फंक्शन के लिए। और मिनिमम कैसे, क्योंकि देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2 होता है। ठीक है। मतलब h/2 की या तो इक्वल होगा या ऑलवेज ग्रेटर देन ही होगा। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम मिनिमम देखें, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, h/2 ही हो सकती है, नहीं तो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन ही होता है। ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको भी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।